Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of first year chemistry, now in lecture 12 we are going to discuss Avogadro's law. It is one of the laws from gas laws, and this law we have already used to derive general gas equation. तो बेटा जी एवोगाड्रोस लॉ की पहले स्टेटमेंट जो है, लेट्स डिस्कस इट स्टेटमेंट. इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अगर सर वहां पे आपने स्टेटमेंट और बताई थी, आपने कहा था वहां पे जी वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये बताई थी ना जी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. जरा मुझे बताइएगा कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इसको हम इस चैप्टर में एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. किसी भी गैस का जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मैस ऑफ गैस. ठीक हो गया ना जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैस ऑफ गैस. तो जब मैस बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे. तो बेटा जी अगर किसी के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा है. ठीक हो गया ना जी. अब अगर किसी गैस के आप मोल्स बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ा दी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो फिर क्या होगा, वो मॉलिक्यूल ज्यादा तादाद में हो गए हैं तो उन्होंने ज्यादा जगह घेरनी है, यानी ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है. तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस या मैस ऑफ द गैस जो है. ठीक हो गया ना जी. तो यहाँ पे मैस को हम जरा कर लेते हैं क्योंकि मैस जो है वो जो है ना वो डिफरेंट सा कंसेप्ट है. हम मैस को मोल्स में अटैच कन्वर्ट कर लेते हैं. तो अगर आपको याद हो तो कि डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं उनके मैसेज मुख्तलिफ होते हैं. मोलर मैसेज डिफरेंट होते हैं लेकिन उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते हैं, एक एक मोल के बराबर, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एक के बराबर. बहरहाल सिंपल सी एक ज़रा लॉजिक है कि मैं यहाँ पे जो है ना वो किस बात कर रहा हूँ, मैस से मोल्स बनाने की. तो बहरहाल यहाँ पे मोल्स जो है, जितने किसी गैस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल, तो फिर उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा होगा. तो अब बेटा जी अगर आप गैस का जो है ना वो मतलब जो है कि यहाँ पे वही बात आ जाती है, अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को जो है वो कांस्टेंट रखने की बजाय सेम रखें तो सेम का मतलब भी तो वही है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ डिफरेंट आइडियल गैसेस हैविंग इक्वल वॉल्यूम्स. अगर उनका वॉल्यूम भी एक जैसा हो तो फिर क्या होने चाहिए, उनके नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए. तो ये वही स्टेटमेंट है, बस जरा उसको लफ्ज और दे दिए गए हैं. वही लॉ है, वही फैक्ट है, बस उसको वर्ड्स बदल दिए गए. वहां पे ये कहा गया था कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, और यहाँ पे कह दिया कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है और गैसेस का वॉल्यूम भी सेम है तो फिर उनके मॉलिक्यूल्स भी क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. चलें एक्सप्लेनेशन इसकी जो है क्या किया, दिस स्टेटमेंट इज जो है इफ डिफरेंट, मिसाल के तौर पर हम इसी को कन्वर्ट करना फिर सिखाता हूँ. डिफरेंट आइडियल गैसेस, मुख्तलिफ आइडियल गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है. हमने उनको अलग अलग कंटेनर्स में लिया हुआ है, सेपरेट वेसल्स में लिया हुआ है एट एसटीपी, और हर वेसल का, हर कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर. टेम्परेचर कितना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर. प्रेशर कितना है, यानी सबका टेम्परेचर प्रेशर एक जैसा है, सबका वॉल्यूम एक जैसा है.
तो देन all these gases, different gases have same number of molecules, उनमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे सेम, और वो कितने होंगे, वो हमने कहा है कि वो 1 मोल होगा। तो फिर 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं 6.02 10 पावर 23। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम अगर इतना है तो मॉलिक्यूलों की तादाद इतनी है। अगर ये वॉल्यूम डबल हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स भी डबल हो जाएंगे, यानी मॉलिक्यूल्स भी डबल हो जाएंगे। अगर वॉल्यूम आधा हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स भी आधे हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स भी आधे हो जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर या सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर। अगर डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो फिर उनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे सेम होंगे, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे सेम होंगे। तो V is equal to Kn, तो एट कांस्टेंट टेंपरेचर K प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। बेटा यही वो लॉ है जिसकी मदद से हमने जनरल गैस इक्वेशन में आइडियल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू ड्राइव की थी, और इसी असूल के ऊपर कि अगर जो है वो STP हो तो उस ST स्टैंडर्ड टेंपरेचर और प्रेशर पे जो है वो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, वो 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होगा 22.414। और फिर वो वैल्यूज हमने लगा के, अगर आपको याद आ जाए तो हमने लगा ली थी ऐसे PV is equal to NT, ठीक है ना जी। प्रेशर हमने कहा था स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर क्या है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम हमने कितना है कि 22.414 और dm क्यूब और 1 मोल और स्टैंडर्ड टेंपरेचर 0 डिग्री सेल्सियस 273.16 केल्विन। तो इस तरह से हमने आर की वैल्यू निकाली थी। क्या निकाली थी 0.0821 dm क्यूब एटमॉस्फेयर इनवर्स केल्विन इनवर्स मोल। चलिए जी, इन शॉर्ट अगर आप कहते हैं कि दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि 22.414 dm क्यूब ऑफ आइडियल गैस हैज 1 मोल की बजाय, आप मोल को बीच में से निकाल लेना जी, आप सीधा रख लें कि अगर आपके पास बाय 22.414 dm क्यूब वॉल्यूम है तो फिर उसमें क्या है 6.02 10 पर 23 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना जी। क्या फायदा हुआ, डायरेक्ट वॉल्यूम से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें मैथ मालूम करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना जी। तो बेटा जी अगर 1 dm क्यूब होगा तो फिर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, एवोगाड्रोस नंबर को 22.414 से डिवाइड कर दे 2.68 into 10 power 22 मॉलिक्यूल्स। तो बेटा जी अब अगर आपके पास x dm क्यूब है तो क्या निकालना मुश्किल है। आपको एक बंदा कहता है मेरे पास 2 dm क्यूब है, एक बंदा कहता है जी मेरे पास 0.5 dm क्यूब है, तो आप वैल्यू को यहां पे लगा ले सकते हैं, ठीक हो गया ना जी। तो यही बेटा जी इसकी सिग्निफिकेंस है एवोगाड्रोस लॉ की। एवोगाड्रोस लॉ की यही सिग्निफिकेंस है, यही इसकी एप्लीकेशंस है कि आप गैसेस के मैसेज मालूम कर सकते हैं, गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं, गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, मैस, नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स कैलकुलेटेड फ्रॉम वॉल्यूम। डायरेक्टली वॉल्यूम से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि गैसेस को वॉल्यूम में ही प्रैक्टिकली मेजर किया जाता है। तो आपको कोई बंदा कहता है कि मेरे पास जो है वो 10 dm क्यूब जो है वो मीथेन गैस है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो भाई आप उसको बता सकते हैं कि 10 dm क्यूब में कितने होंगे, 10 dm क्यूब को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, आप उसे कह देंगे कि ये आपके पास 2.68 into 10 power 23 मीथेन के मॉलिक्यूल्स हैं, नजर नहीं आ रहे हैं, आप सिर्फ उसका वॉल्यूम देख के उसके अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूलों की तादाद भी बता सकते हैं। तो बेटा जी इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, आखिरी पैराग्राफ जो है इस पेज का, पेज 53 का। सिमिलरली व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इक्वली चेंज, अगर आप टेम्परेचर को 2 गुना बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम 2 गुना बढ़ जाएगा, टेम्परेचर प्रेशर को आपने 2 गुना 7 कम कर दिया तो गैस का वॉल्यूम वो भी 2 गुना बढ़ा दिया, टेम्परेचर 2 गुना बढ़ाया तो वॉल्यूम 2 गुना बढ़ गया, प्रेशर 2 गुना बढ़ाया तो वॉल्यूम वापस अपनी जगह पे आ गया। मेरी बात समझ में आई भाई, मैंने मेरे पास एक गैस है उसका वॉल्यूम 1 dm क्यूब है, मैंने उसका प्रेशर जो है वो उसका टेम्परेचर जो है वो 2 गुना बढ़ाया तो उसका वॉल्यूम 2 dm क्यूब हो गया, फिर उसके ऊपर प्रेशर भी 2 गुना बढ़ाया तो उसका वॉल्यूम 2 dm क्यूब से कम होकर फिर 1 dm क्यूब हो गया। तो व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर्स आर इक्वली चेंज्ड,
यानी दोनों को 2-2 गुना बढ़ाया जाए या दोनों को 3-3 गुना बढ़ाया जाए, दोनों से बड़ा प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों को 2-2 गुना बढ़ाया जाए या 3-3 गुना बढ़ाया जाए, तो फिर क्या होगा, तो वॉल्यूम के ऊपर कोई चेंज नहीं आना, तब भी डिफरेंट गैसेस का इक्वल वॉल्यूम ही रहना है। इस एग्जाम्पल में 1 dm³ तो अभी भी 1 dm³ ही रहेगा, तो 1 dm³ ऑफ ईच हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वही एवोगाड्रोस लॉ के मुताबिक वो कितने होंगे, 1 dm³ में कितने होंगे, 2.68 × 10⁻22। तो बड़ा जी एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, 1 dm³ ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव डिफरेंट मैसेज, उनके मैसेज डिफरेंट है 1-1 dm³ के, ठीक हो गया ना जी। तो बट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन उनमें मॉलिक्यूलों की तादाद एक जैसी है, तो वाई ऐसा क्यों है, तो आंसर बेटा जी आपकी किताब में से पढ़िएगा पेज 54 पे। ऑल दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन, ऐसे ही होता है ना जी, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32 ग्राम पर मोल, किसका, ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है जी 2 ग्राम पर मोल। तो अब नजर आ रहा होगा कि 32 जो है वो 2 × 16 के बराबर है, तो यानी ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में 16 टाइम्स जो है वो क्या है, हैवियर है देन हाइड्रोजन, बट दिस डज नॉट डिस्टर्ब द वॉल्यूम। तो फिर भाई वॉल्यूम एक जैसा क्यों नहीं है, एक जैसा क्यों है उनका, ठीक है ना जी। तो वजह ये है कि भाई गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या होती है, लार्ज एम्प्टी स्पेस है। ये मसलन हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दूसरा, ये तीसरा, ठीक है ना जी, ये किसका है, कितना की गैप में फर्क पड़ गया वॉल्यूम में, इस जगह में ये जो स्पेस है इसमें कितना फर्क पड़ गया, ये कहते हैं ये O2 है, ये O2 है, ये O2 है, 3 मॉलिक्यूल बनाए, तो थोड़ा सा मैस बढ़ जाने से मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर कोई इतना असर नहीं पड़ता। हाँ, तो जब मॉलिक्यूल के साइज हो तो उनके दरमियान में स्पेसेस के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ना। तो बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एट STP, वन molecule is approximately at a distance of 300 times of its own diameter from the neighbor at room temperature। ये वही जवाब है जो हमने मोलर वॉल्यूम वाले फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। तो यहाँ तक बेटा जी जो है रूम टेम्परेचर तक जो है, इस तक आपका इस सवाल का ये जवाब है। कोई भी मसला हो पूछें, इंशाअल्लाह ताला जो है वो अगला डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से शुरू करेंगे। तो देखते हैं कि वो कहानी हम कितनी छोटी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि टॉपिक बड़ा लंबा है। तो अल्लाह ताला हम सबकी मदद फरमाए, आमीन, शुक्रिया।